हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट सेकेंड है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का, ये मैंने आप पार्ट वन आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस चेक करें और पहले पार्ट वन में पूरे चैप्टर की समरी को देखें। इसके बाद में ये पार्ट टू है हमारे एडिशनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट टू में एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स एल्बर्ट आइंस्टीन के ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्लास 9th एनसीईआरटी सिलेबस का। ठीक है, ओके चलिए। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये साइंटिस्ट ही नहीं, एक विजनरी के रूप में भी हमारे बीच में बहुत फेमस थे और जाने जाते थे। उस टाइम में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दी। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स में अपने आर्टिकल्स, थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ों को पब्लिश कराया और एक वर्ल्ड सिटीजन और विजनरी का रोल प्ले किया। अब हम एडिशनल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन प्ले बाय हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड। तो क्वेश्चन होपफुली आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन खुद से ही क्यों खेला करते थे, बचपन में खुद से ही क्यों खेला करते थे, मतलब उनके कोई बहुत सारे फ्रेंड्स क्यों नहीं थे, वो अपने ही टॉय से अकेले क्यों खेला करते थे। Answer: As a child, Einstein found it difficult to interact with children of his age as he did not know what to do with them. He had started talking at the age of 2.5 and he repeated every word twice. His playmates called him Brother Boring. Therefore, he played by himself most of the time. He loved playing with mechanical toys. तो अगर आपने मेरा पार्ट वन देखा होगा तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं कि फ्रेंड्स जो उनके थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, वो उनके साथ में नहीं खेलते थे। इस तरह से उनके एक्चुअली कोई फ्रेंड्स थे नहीं। वो सिर्फ अभी अपने टॉयज़ के साथ में ही खेलते रहते थे, मैकेनिकल टॉयज़ के साथ में खेलते थे। इसीलिए जो उनके क्लासमेट्स थे उनको ब्रदर बोरिंग भी बुलाते थे। तो उनको एक्चुअली समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ में उन्हें खेलना क्या है। तो इस तरह से उनके चाइल्डहुड में उन्हें अकेले ही खेलना पड़ा। Next question. Why did Einstein want to go to Switzerland to further his studies? Switzerland क्यों जाना चाहते थे उनकी further studies के लिए? Einstein was a bright student and scored good marks in almost every subject, but he did not like the strict discipline in the school at Munich. Students were not allowed to express themselves freely. As a result, Einstein often clashed with the teachers. He therefore wanted to study in German-speaking Switzerland in the city that was more liberal than Munich. सो इनका चाइल्डहुड जो है, जो इनकी चाइल्डहुड में जो इनका प्राइमरी क्लासेस थी वो सब हुई म्यूनिक में, और जो उनका स्कूल था वो बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल था और उनका उसका रेजिमेंटेशन या उसका जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से उनकी हमेशा एवरी नाउ एंड देन क्लैशेस हुआ करते थे टीचर्स के साथ में। तो वहाँ पे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते थे, ऑल्दो ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो उस डिसिप्लिन को ओवरकम करते हुए वो स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे म्यूनिक से ज़्यादा अच्छा माहौल था और थोड़ा लिबरल माहौल था, ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था। तो उसकी उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए वो स्विट्ज़रलैंड गए। नेक्स्ट, हाउ डिड आइंस्टीन्स प्राइवेट लाइफ अनफोल्ड आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज़। स्टडीज़ के बाद में उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में क्या चीज़ें हुई। Einstein met Mileva at a university in Zurich. He wanted to marry her, but his mother was against the idea. She did not like the alliance between Mileva, was 3 years senior, and was found her too intelligent to be a housewife. They, however, married in 1903 and had 2 sons. After a few years, their marriage faltered. They were finally divorced in 1919, and same year he married his cousin Elsa. अगर हम उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी प्राइवेट लाइफ में उन्हें मेलेवा पसंद थी। मेलेवा उन्हें ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में मिली थी। ज्यूरिक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वो वुमेंस को भी डिग्री प्रोवाइड किया करते थे, इसलिए मेलेवा भी वहाँ पे पढ़ने आई थी जहाँ आइंस्टीन पढ़े थे। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। सो आफ्टर द स्टडीज़ वो शादी करना चाहते थे, लेकिन मदर उनकी जो थी, जो आइंस्टीन की मदर थी, वो इस शादी के थोड़ा सा खिलाफ थी।
उसके रीज़न्स दो थे उनके पास में। पहला रीज़न ये था कि वो उनसे 3 साल बड़ी थी। सेकेंड रीज़न ये था कि मदर का ये सोचना था कि मेलावा भी सेम इंटेलिजेंट है, मतलब उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी कि आइंस्टीन है। तो उनके लिए एक हाउसवाइफ बन के रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इस सिचुएशन में उनकी शादी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ऐसा मदर का सोचना था। लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी 1903 में आइंस्टीन और मेलावा ने शादी की और उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ ही सालों बाद में उनकी शादी फॉल्टर होने लगी मतलब थोड़ी सी ख़राब होने लगी, और उसका रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि फाइनली उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स लेने के बाद में आइंस्टीन ने 1999 में ही अपनी एक कज़न एल्सा से दोबारा शादी कर ली। ये थी उनकी प्राइवेट लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट इज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between the mass and the energy is equals to mc square. ये इक्वेशन ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं। E is equals to mc square की इक्वेशन दी है आइंस्टीन ने, जो उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस एक दूसरे को मैच नहीं करते, एब्सोल्यूट नहीं होते। इनके कहने का मतलब ये है कि एक अगर इक्वल डिस्टेंस 2 बॉडीज़ कवर करेंगी तो वो अलग अलग टाइम में उसे कवर करेंगी, मतलब स्पीड भी अपने साथ में, स्पीड और मास जो है मैटर करता है। इसके बेसिस पे उन्होंने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट अगली स्लाइड देखते हैं। हाउ डिड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज एल्बर्ट आइंस्टीन? एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया कैसे जानती थी? एल्बर्ट आइंस्टीन, who was initially considered as a freak and failure, turned out into being one of the scientific revolutionaries. The world was known, मतलब जिसको कि लोग फ्रीक बुलाते थे और एक फेलियर बुलाते थे। मदर उनकी उन्हें फ्रीक ही समझती थी, और जो उनके हेडमास्टर थे और जो के टीचर्स थे वो उन्हें फेलियर ही समझते थे। उनके हिसाब से आइंस्टीन कहीं कभी भी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो ये थे लोग जो उनके बारे में राय रखा करते थे। इसके बावजूद भी वो एक साइंटिफिक रिवोल्यूशनरी के रूप में जाने गए। द नोबल लॉरिएट हु डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 वॉज सेलिब्रेटेड as a visionary and world citizen and was accepted by the world as a scientific genius. एल्बर्ट आइंस्टीन जब 76 की एज में जब उनकी डेथ हुई 1955 में, वो तब तक लोगों की नज़र में विजनरी के रूप में जाने लगे थे। वो एक वर्ल्ड सिटीज़न हो गए थे, उनको हर कोई बंदा जानता था, और उन्होंने एक विजनरी के रूप में लोगों को गाइड किया और बहुत सारी बातों के लिए लोगों को अवेयर भी कराया। इस तरह से वो एक वर्ल्ड सिटीज़न और विजनरी के रूप में जाने जाते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन हेट अबाउट हिज स्कूल इन म्यूनिक? क्या अच्छा नहीं लगता था आइंस्टीन को म्यूनिक के स्कूल्स में? तो हम ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह का क्वेश्चन एक देख चुके हैं, जिसमें ये हमें क्लियर हुआ था कि जो म्यूनिक में वहाँ का डिसिप्लिन था, रेजिमेंटेशन था, वो आइंस्टीन को अच्छा नहीं लगता था। उनका अक्सर उनकी टीचर्स के साथ में बहस हो जाया करती थी उनकी, और वहाँ के माहौल को वो बहुत ही स्ट्रिक्ट महसूस करते थे। उन्हें लिबर्टी महसूस नहीं होती थी, ऐसा म्यूनिक का माहौल था। इस चीज़ को वो बहुत हेट किया करते थे। आइंस्टीन हेटेड द रेजिमेंटेड एनवायरनमेंट ऑफ हिज स्कूल इन म्यूनिक. ही ऑलवेज आर्ग्यूड विद हिज टीचर्स. हिज माइंड वॉज नॉट मेड फॉर द नॉर्मल स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन environment of the school. That is why he left school to enjoy his independence. तो ये उस वहाँ का रेजिमेंटेशन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस खास तौर से इस चीज़ को वो हेट किया करते थे म्यूनिक के स्कूल्स में, इसलिए बाद में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एडमिशन ले लिया था। हाउ डिड आइंस्टीन स्पीक व्हेन ही फाइनली स्टार्टेड टॉकिंग? जब उन्होंने बात करना शुरू किया था तो किस तरह से बोला करते थे? ये भी बात हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन में भी इस चीज़ को देखा था। तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा कि बचपन में वो 2.5 साल की उम्र तक नहीं बोले थे, और जब वो बोलना शुरू किए थे तब हर चीज़ को वो 2 बार रिपीट करते थे। ये बेसिकली जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, तो ये चीज़ आप आंसर में ज़रूर लिखेंगे। आइंस्टीन डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग अंटिल ही वॉज 4. अंटिल ही वॉज 4, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप प्लीज़ सही कर लीजिए। इट इज़ 2.5 years. आइंस्टीन डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग अंटिल ही वॉज 2.5 years. आप इसको होपफुली आप इसको नहीं माइंड करेंगे और इसको करेक्ट कर लेंगे।
When Einstein finally started talking and learned to speak, he uttered everything twice. उन्हें हर चीज़ 2 बार बोलना शुरू की. He also has trouble pronouncing certain words. उनको कुछ बातों को pronounce करने में, words को pronounce करने में difficulty भी होती थी. This indicated that his speech pattern was unlike what is usually found in young children. आइंस्टीन दूसरे बच्चों से अलग थे जिन्होंने 2.5 साल की उम्र तक कुछ बोलना शुरू नहीं किया था, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर चीज़ को 2 बार रिपीट किया करते थे. उन्हें कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होती थी. राइट, चलिए नेक्स्ट. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन ऑन आइंस्टीन? What was the impact of this destruction on Einstein? किस डिस्ट्रक्शन की बात करी गई है चैप्टर में? अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उसमें एक डिस्ट्रक्शन हुआ था बहुत बड़ा, हिरोशिमा नागासाकी का, और उस पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था. तो क्वेश्चन में उसी डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करी गई है कि उसका आइंस्टीन पे क्या डिस्ट्रक्शन हुआ. तो उस पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन सब बातों के चलते आइंस्टीन बहुत दुखी हो गए थे, और उनका मानना था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि पीस के लिए स्टैंड करे, जो इन वॉर्स को रोके और वर्ल्ड पीस मेंटेन करे. तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर क्या है. Einstein was profoundly disturbed by the magnitude of the destruction caused by the bombing of Hiroshima and Nagasaki. ये डिस्टर्ब हुए थे किस पे? बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा ऑफ नागासाकी के लिए आइंस्टीन डिस्टर्ब हो गए थे. He even wrote a public letter to the United Nations proposing the formation of the world government. Gradually, he became more and more involved in politics, attempting to bring about world peace. उन्होंने पब्लिक जर्नल्स भी लिखना शुरू करे थे जिससे कि पीपल अवेयर हों, लोग अवेयर हों, उनको समझ आए कि वर्ल्ड पीस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये वार्स हमें डिस्ट्रक्शन के लेवल पे चले लेके जाएंगे. तो अब वो एक साइंटिस्ट के तौर पे कम काम करते थे, बल्कि एक विजनरी, एक पॉलिटिशियन के रूप में ज़्यादा काम करते थे और लोगों को गाइड किया करते थे. नेक्स्ट, What were some of the Einstein's scientific achievements? उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे? उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सबको पता है E=mc². ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. आइंस्टीन डेवलप्ड हिज आइडिया ऑफ रिलेटिविटी सीक्रेटली एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंटरीज. द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज जस्ट एज 26 years. When he was just 26 years of age, ये इनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो पब्लिश हुई थी. दिस थ्योरी गेव ए रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस. टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, E=mc². ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, ये थ्योरी डेवलप की थी. This followed the famous formula which describes the relationship between the mass and the energy is=mc². It was the general theory of relativity that earned him to the Nobel Prize. जिसकी वजह से उन्हें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन द ईयर 1921. तो उनके अचीवमेंट्स जो थे वो बहुत बड़े थे और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Einstein and his associates write to President Roosevelt? How did he respond? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा और क्या मुद्दा था. तो अगर आप लोगों ने ओपेनहाइमर देखी है तो आप लोग ये इंसिडेंट उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस मूवी में ये इंसिडेंट दिखाया गया है जब आइंस्टीन जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि नाजीज़ जो हैं एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी कर रहे हैं और वो बना रहे हैं, तो हमें उनको रोकना चाहिए. तो आप अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली रिलेट कर पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे. चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या देखा है. Answer. Einstein and his associates feared that the Nazis could build and use the atomic bomb for destructive purpose to gain superpower. So on 2nd August 1939, he wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt to warn him about the impact of such bombs. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. They dropped the bomb on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing large scale of destruction. So question में ये पूछा गया है कि आइंस्टीन ने
प्रेसिडेंट को लेटर क्यों लिखा? तो आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट को लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उनको नाजीज़ की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लग गई थी और उनको लग रहा था कि ये बहुत जल्दी एटॉमिक बॉम्ब बना भी लेंगे और उसको ड्रॉप भी कर देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। तो इन सब बातों को रोकने के लिए आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली अपना ही एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया और बनाने के साथ साथ उसे जापानीज सिटी हिरोशिमा नागासाकी पे ड्रॉप भी कर दिया, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ और एज अ रिजल्ट आइंस्टीन भी इन सब बातों से बहुत दुखी हुए थे। चलिए, तो अभी हमने करीबन कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करे। अब एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, the headmaster once told Einstein's father he'll never make a success at anything. Do you think a headmaster should have said such words to a father of a small child? इस तरह की बात बोलना एक छोटे बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स से, क्या ये सही था? तो अब पहले हम आंसर चेक करते हैं, उसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। इट is indeed unfortunate that the head of an educational institute should give such remarks about a child. In school, his teachers did not find him talented even though he got high marks. He hated the strict protocols followed by the teachers. He demanded more freedom of expression, which explains his desires to move from Munich to German-speaking Switzerland to further his studies. He liked some subjects better than others, but again, he scored high marks in all the subjects. He was highly gifted in mathematics and physics. Einstein had a different perception about education that was not accepted by the authorities. However, he had the conviction to follow his mind and eventually proved the assessment of the headmaster wrong. तो आंसर क्या बताता है? हम किसी भी बच्चे के बारे में इस तरह की राय रखें, ये सही नहीं है। आइंस्टीन ने अपने टीचर्स को, हेडमास्टर को गलत साबित कर दिया। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और विजनरी के रूप में भी जाने गए। तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बच्चा कैसा हो सकता है, या उसके बचपन में आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो आगे जाके कोई से भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमें इस तरह का स्टेटमेंट देना या उनके टीचर्स को इस तरह की राय रखना, ये बिल्कुल ही गलत रहा उनके लिए, क्योंकि वहाँ का म्यूनिक का जो माहौल था, जो आपका वहाँ का डिसिप्लिन था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। आइंस्टीन दूसरे अलग तरह के बच्चे थे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए था, वो अपनी बातों को ईजिली एक्सप्रेस कर पाए, वो ये चाहते थे। इसलिए आइंस्टीन अपनी स्टडीज़ को म्यूनिक में नहीं कर पाए और उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में फर्दर स्टडीज़ को किया अपनी, क्योंकि वहाँ का माहौल ज़्यादा लिबरल था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ म्यूनिक। सो इस तरह से वो एक हाईली गिफ्टेड मैथमेटिशियन के रूप में भी उभर के आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हेडमास्टर का स्टेटमेंट जो था वो गलत था, और इस तरह से हम किसी भी चाइल्ड को जज नहीं कर सकते। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको आप अपने लेवल पे भी आंसर कर सकते हैं, जिसको आप अपने अंदाज में, और अगर आपको एक्सप्रेस करने का कोई और बेहतर तरीका आता हो तो आपके मन की बातों को आप लिख सकते हैं इसमें। सो ये थे हमारे आज के आइंस्टीन चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल, एंड मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी एंड आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।